विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था, परंतु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। यह अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई, कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडी सिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऊखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है तब यह समस्याएं नजर आती हैं। मुझे याद है मान्यवर, बचपन में बहुत से लोगों को नहीं याद होगा, वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में। और वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे, चलिए वो तो अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गई, पिच खोद दी गई। उस समय तो सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष मानता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था। परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वो सब लोग आरोप से छूट गए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था, कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आज आवश्यकता है। मैं सिर्फ 1-2-3 तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था?
नंबर 2, 1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे तो पंडित नेहरू स्वयं उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरीके से हतप्रभ हो गए। और इस परिस्थिति में जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया। और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था। जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए। इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है।